हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैज़ी और आप देख रहे हैं ड्राइट चैनल। आप देख रहे हैं चैनल ड्राइट क्लासेस। चैनल ड्राइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 25 है, सॉल्यूशन नाम है, 12th में ये चैप्टर है और इसका VSTH 09 देख रहे हैं। 08 तक आपने देख लिया है। 08 में हम लोगों ने PPM, PPB, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, परसेंट, मोल परसेंट, मास परसेंट पढ़ा हम लोगों ने। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी 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 को हम F से इंडिकेट करते हैं, जैसे मोलरिटी को M से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मेलिटी को किस चीज से इंडिकेट करते हैं? F से इंडिकेट करते हैं। फॉर्मेलिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर लीटर सॉल्यूशन। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद आगे इसे देखेंगे। लिखेगा इट इज डिफाइंड एज फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर लीटर सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो मोलरिटी में, तो नंबर ऑफ मोल पर लीटर सॉल्यूशन था, पर लीटर सॉल्यूशन था। यहां नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट है। इनफैक्ट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट जो है वास्तव में नंबर ऑफ मोल ही है। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट का मतलब नंबर ऑफ मोल ही है। अभी फिलहाल हम लोग ये देखें कि हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल की जगह पर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इस्तेमाल किया है। क्यों किया है, इस पर अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल आप इसे ऐसे समझें, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर लीटर सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल। क्लियर है? अब नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट दो टर्म क्यों लाया गया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट को नंबर ऑफ मोल मानकर वर्कआउट करते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल मानकर बात करें, ठीक है, तो बड़ी सीधी सी बात है, मोलरिटी का जैसे फार्मूला जनरेट हुआ था उसी तरीके से फॉर्मेलिटी का भी फार्मूला जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मेलिटी का फार्मूला? फॉर्मेलिटी का फार्मूला हो जाएगा, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी का मतलब हो जाएगा, फॉर्मेलिटी यानी F बराबर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप इसे दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 1000। अगर मोलरिटी याद है आपको, तो मोलरिटी के ही पैटर्न पर बात हो रही है। बस मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल कहते थे, यहां नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट कहलाता है। हम आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट क्या है। फिलहाल आप नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट को नंबर ऑफ मोल ही मान लें, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम बात कर सकते हैं इस फार्मूला को थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट की जगह वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन फार्मूला वेट या फार्मूला मास, फार्मूला मास। ठीक है, आपको मोलरिटी में क्या किया था, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या किया था आपने, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की जगह पर हमने लिखा है फार्मूला मास।
इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एक फार्मूला ये भी हो जाएगा। दूसरा फार्मूला हो सकता है वेट ऑफ सब्सटेंस। वेट ऑफ सब्सटेंस किस में लेंगे? ग्राम में, है ना। वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में लेंगे अपॉन फार्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्लियर कर दें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो यहां लिख दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। तो ये फॉर्मेलिटी के आप फार्मूला देख रहे हैं। फॉर्मेलिटी के फार्मूला में और मोलारिटी के फार्मूला में कोई फर्क नहीं है, एक ही जैसा चीज है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, इन प्लेस ऑफ फॉर्मेलिटी मोलारिटी कैन बी यूज्ड। फॉर्मेलिटी की जगह पर आप मोलारिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इस पर कुछ डिस्कशन करें। ये जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट वगैरह है, इसका क्या मतलब है, इस पर हम बात करें। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला किसे होता है? फार्मूला जो है आप कह सकते हैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो फार्मूला में तीनों हम कंटेन कर सकते हैं। फार्मूला में हम तीनों कंटेन कर सकते हैं, एटम भी, मॉलिक्यूल भी और आयन भी। तो अगर हम एटम, मॉलिक्यूल और आयन का एक साथ ब्रॉडली बात करें तो फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, एटम के लिए फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूल का फार्मूला या आयन का फार्मूला। फार्मूला वेट मतलब क्या हो गया? फार्मूला वेट मतलब, फार्मूला वेट अगर एटम की बात हो रही है, एटम की बात हो रही है, तो फार्मूला वेट का मतलब है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, या इसे ही फार्मूला मास कहेंगे। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इसे हम मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे, इसे हम मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे। और अगर आयन की बात हो रही है तो इसे हम आयनिक वेट कहेंगे। आप वेट को मास भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो फार्मूला जो है एक टर्म है जो एटम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मॉलिक्यूल और आयन के लिए भी। फार्मूला वेट का मतलब है अगर एटम की बात हो रही है तो वास्तव में एक एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर वेट है, और आयन की बात हो रही है तो आयनिक वेट है, क्लियर है। आगे हम देखते हैं फार्मूला वेट के बाद ग्राम फार्मूला वेट। ग्राम फार्मूला वेट, अगर ग्राम फार्मूला वेट की बात करें, ग्राम फार्मूला वेट, अगर हम ग्राम फार्मूला वेट की बात करें, ग्राम फार्मूला वेट या मास जो भी कह लें, तो ये हो जाएगा एटम के केस में, एटम के केस में ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट। अरे ग्राम एटॉमिक वेट क्या है? मोलर मास। ये वास्तव में मोलर मास है, एक मोल का ही मास है मोलर मास। मोलर मास अगर मॉलिक्यूल की बात करें, अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए, मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है? ये भी मोलर मास है क्या? ये मोलर मास है। तो अगर मॉलिक्यूल का मामला है, ठीक है ना, तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को ही ग्राम फार्मूला वेट कहेंगे। और अगर आयन का मामला है तो ग्राम आयनिक वेट, ग्राम आयनिक वेट, ग्राम आयनिक वेट। ये भी क्या है? मोलर मास है। ये भी क्या है? मोलर मास है। ये भी मोलर मास है। तो ग्राम फार्मूला वेट एक ऐसा टर्म है जिसमें जो सभी को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। अब जैसे हमने ग्राम एटॉमिक वेट देखा, नंबर ऑफ ग्राम एटम, या फिर हमने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल देखा, या नंबर ऑफ आयन, ग्राम आयन देखा,
उसी तरीके से हम नंबर ऑफ फार्मूला वेट या फार्मूला यूनिट देख सकते हैं। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, अगर एटम का मामला हो, एटम की बात हो रही हो, तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट का मतलब है नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम, और नंबर ऑफ ग्राम एटम इज नथिंग नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ही तो है। वैसे ही अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ये है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल ही है, नंबर ऑफ मोल ही है कि नहीं। और अगर हम आयन की बात करें, अगर हम आयन की बात करें तो नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएगा, ये भी नंबर ऑफ ग्राम आयन, नॉट आयन, नंबर ऑफ ग्राम आयन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो इसी को हमने लिखाया है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। फॉर्मेलिटी में यही है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट मतलब नंबर ऑफ मोल है। ये अलग बात है कि नंबर ऑफ मोल किसका है। नंबर ऑफ मोल अगर एटम का मामला है तो एटम का है, अगर मॉलिक्यूल का मामला है तो मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल है, और आयन का मामला है तो आयन का नंबर ऑफ मोल है। आमतौर पे आयन के मामले में इसे इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है, मोलरिटी के रूप में इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और चीज देख लीजिए, नंबर ऑफ फार्मूला, एक और टर्म देख लीजिए, नंबर ऑफ फार्मूला, एक और टर्म देख लें, नंबर ऑफ फार्मूला। नंबर ऑफ फार्मूला अगर एटम का मामला है दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम की बात हो रही है। नंबर ऑफ फार्मूला की बात कर लें, नंबर ऑफ फार्मूला, नंबर ऑफ फार्मूला की बात कर लीजिए। अगर एटम का मामला है तो वास्तव में क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला का मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही हो, केस मॉलिक्यूल का है, तो नंबर ऑफ फार्मूला का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और अगर आयन का मामला है तो नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन, ये है मतलब। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने फॉर्मेलिटी समझ लिया। अब फॉर्मेलिटी पर एक क्वेश्चन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा 0.96 ग्राम, 0.96 ग्राम सल्फेट आयन, 0.96 ग्राम सल्फेट आयन प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। 0.96 ग्राम सल्फेट आयन, आयन present in 500 ml solution. Find the formality of the 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 solution. सॉल्यूशन के फॉर्मेलिटी की बात करिए। फाइंड द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है। आपको फॉर्मेलिटी निकालना है, बड़ी सीधी सी बात है। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है 0.96 इनटू फार्मूला मास कितना हो जाएगा इसका 96 इनटू 1000 इनटू 500। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 0.96 है, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसे आप कैंसिल कराइए, 10 को पावर 2 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10 को पावर -2, यानी फॉर्मेलिटी 2 इंटू 10 को पावर -2 होगा। फॉर्मेलिटी जो है 2 इंटू 10 को पावर -2 होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेलिटी का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखेगा, नोट फॉर ऑल practical purpose, for all practical purpose, for all practical purpose
फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, लिखिएगा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मोलरिटी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फॉर्मेलिटी। मोलरिटी इज यूज्ड in place of molarity is used in place of formality, used in place of formality, in place of formality। ठीक है, फॉर्मेलिटी के प्लेस पर आप मोलरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिकली, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन है, खास करके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, फॉर्मेलिटी टर्म दे दिया तो उस वक्त क्या हो जाता है, एक नया टर्म आने के बाद जो स्टूडेंट है वो क्लासरूम एग्जामिनेशन रूम में क्या हो जाता है, घबरा जाता है कि ये क्या आ गया है ना, तो उसे ये मालूम होना चाहिए। चलिए आगे अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, लिखिएगा ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है ग्राम पर लीटर, नेक्स्ट है ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, नाम से ही काफी है कि ग्राम पर लीटर का क्या मतलब होगा। वास्तव में ये W/V का एक स्पेशल केस है। परसेंट W/V पढ़ा ना, परसेंट का यहां मसला नहीं है, लेकिन W/V का ये एक स्पेशल केस है। ग्राम पर लीटर का मतलब है हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज, it is defined as how many grams of solute, how many grams of solute are present, how many grams of solute are present in 1 liter solution, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब कि अगर फार्मूला लिखा जाए तो ग्राम पर लीटर बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। ये ग्राम पर लीटर का फार्मूला हो गया, ग्राम पर लीटर का फार्मूला हो गया है कि नहीं, ग्राम पर लीटर के लिए एक फार्मूला हो गया। चलिए इस पर भी क्वेश्चन बना ले, इस पर भी एक क्वेश्चन बना लिया जाए, मिटाते हैं। लिखिएगा 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम NaOH, 0.4 gram NaOH is present in 0.4 gram NaOH is present in 200 ml solution। क्वेश्चन है 0.4 ग्राम NaOH is present in NaOH is present in 2000, लिखिए 2000 ml solution। ठीक है, फाइंड द ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है, बहुत आसान है। ग्राम पर लीटर का मतलब है 0.4 ग्राम दिया हुआ है, 2000 ml का मतलब क्या हो गया 2 लीटर, तो बराबर हो गया 0.2 ग्राम पर लीटर, 0.2 ग्राम पर लीटर, आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे जो इतने कंसंट्रेशन टर्म्स देखे हैं, इन कंसंट्रेशन टर्म का आपस में कुछ रिलेशंस है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म एक दूसरे से रिलेट करता है, उसे देखेंगे। लिखिएगा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म। लिखिएगा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म, रिलेशन बिटवीन
different concentration term, relation between different concentration term, relation between different concentration term, concentration term दो डिफरेंट concentration term के बीच में रिलेशन। पहला देखते हैं ग्राम पर लीटर और मोलरिटी में डिफरेंस, ग्राम पर लीटर एंड मोलरिटी, ग्राम पर लीटर एंड मोलरिटी का रिलेशन देखिए, ग्राम पर लीटर एंड मोलरिटी का, ये सब स्पेशल फार्मूला बन जाएगा। अगर इसे आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ठीक है, ग्राम पर लीटर एंड मोलरिटी में आप आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर का फार्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलरिटी का क्या फार्मूला है, मोलरिटी का फार्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर into molar mass, into molar mass of solute, into molar mass of solute, यही तो है। अब अगर हम इस पर गौर करिए, अगर हम इतने पार्ट को ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। तो क्या हम लिख सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर, मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया, ये आपको एक फार्मूला मिल गया। तो अगर आप चाहें, अगर क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर दिया हुआ है तो मोलरिटी आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करके आप मोलरिटी निकाल लेंगे, या मोलरिटी दिया हुआ है तो ग्राम पर लीटर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखेगा फाइंड द ग्राम पर लीटर, फाइंड द ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, लिखिएगा फाइंड द ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, find the gram per liter of the solution of 3m NaOH। क्वेश्चन है find the gram per liter of solution of 3m NaOH। अब देखिए कोई खास इंफॉर्मेशन इसमें दिया नहीं है, कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ दे दिया है 3m NaOH और कहता है कि ग्राम पर लीटर में बता दो। तो अब अगर आप इसमें इसको बनाना शुरू करेंगे 3m NaOH का, तो आपको पहले वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना होगा, मानना पड़ेगा कि 100 है या 1000 है, फिर उसका ग्राम पर लीटर, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। उतना करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना होगा, मुझे मालूम है मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं या मोलर मास, जो भी कह लीजिए। मोलरिटी 3 है, अगर मुझे ग्राम पर लीटर चाहिए, ग्राम पर लीटर चाहिए तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। मोलरिटी 3 है और मोलर मास इसका 40 होता है, 4 तिया 12, यानी 120 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो हो गया आसानी से, 120 हो गया इसका आंसर। 120 ग्राम पर लीटर का होता है 120, 120 ग्राम, ठीक है, 1 लीटर में होगा। अब अगर आप कहिए कि भाई इसे वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई कर लीजिए। अगर वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन चेक करिए, वेरिफिकेशन करिए कि क्या वाकई ये 3 मोल है, तो आप देखिए मोलरिटी का फार्मूला क्या है भाई,
ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 120 ग्राम है, तो 120 हो गया NaOH। ग्राम 120 ग्राम कहा 1 लीटर में 120, इसका मोलर मास 40 और वॉल्यूम इन लीटर कितना है 1, तो चेक कर लीजिए 3 मोल आ गया। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो ग्राम पर लीटर और मोलरिटी के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मलिटी। अब देखेंगे ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मलिटी। अब चेक करिए ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मलिटी, लिखिएगा ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मलिटी। अब इसके बाद बात करते हैं ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मलिटी के बीच, ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मलिटी, इसके बीच भी आपको रिलेशन मिल जाएगा। चेक करिए ग्राम पर लीटर का क्या है भाई, फार्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नॉर्मलिटी का क्या है भाई, नॉर्मलिटी की अगर बात की जाए तो नॉर्मलिटी का फार्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। फिर यहां देखिए वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मोलरिटी में ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मलिटी में ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। अगर इसी में जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन बनाया है उसी में अगर पूछ दिया जाता नॉर्मलिटी, चलिए नॉर्मलिटी का भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं। लिखिएगा, लिखिए 0.98 ग्राम, 0.9 ऐसे लिखिए, 0.98 मत करिए, लिखिए, लिखिएगा फाइंड द ग्राम पर लीटर, फाइंड द ग्राम पर लीटर, फाइंड द ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड द ग्राम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, लेबलिंग एज find the gram per liter of the solution, find the gram per liter of the solution, of the solution, labeling as, यानी कि इसे लेबल किया गया है, इस पर लिखकर चिपकाया गया है, लेबलिंग एज 3NH2SO4, 3NH2SO4। क्लियर है। क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट, H2SO4 का। हमने निकाल रखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 की अगर बात की जाए तो 98 मोलर मास है। एन फैक्टर यहाँ 2 होगा, 2 इसलिए होगा कि या तो कैटायन की बात करें या एनायन की बात करें उस पर 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि 49। तो सीधी सी बात है ग्राम पर लीटर की अगर बात की जाए क्या हो जाएगा, 3 है ना, 3 इंटू 49, 3 नंबर 27, हाथ 2, 3 चौके 12, 2 14, 146 ग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो है रिलेशन हम लोग देखेंगे मोलरिटी एंड मोलालिटी के बीच में। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। नेक्स्ट लिखेगा रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, लिखिएगा
relation between molarity and molality। देखिए याद रखिएगा, मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में जब भी रिलेशन की बात आएगी, मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में एक डेंसिटी देना जरूरी है। डेंसिटी के बिना ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इनके बीच में जो रिलेशन है वो आप ऐसे याद रख सकते हैं, D इक्वल टू एम, बात समझ में आ रहा है? यहां पर D क्या है? डेंसिटी है। D क्या है? डेंसिटी है। Ma अपॉन 1000 प्लस 1/m, ये एक रिलेशन है। आप कोशिश कीजिए कि ये रिलेशन आपको याद रहे। डेरिवेशन करेंगे, बिना डेरिवेशन के तो मजा नहीं आएगा, लेकिन ये रिलेशन आप याद रखिए। D इक्वल टू D क्या है? डेंसिटी है। ठीक है? ये M क्या है? ये M मोलरिटी है। ये 1000 है, ये M मोलालिटी है, और ये Ma जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। Ma क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। लिख सकते हैं वेयर D is equal to density of the solution, where D is equal to density of the solution, where D is equal to density of the solution, M is equal to molarity of the solution, M is equal to molarity of the solution, molarity of the solution। क्लियर है? स्मॉल m is equal to molality of the solution, और Ma जो है, Ma is equal to है molecular mass of solute, तो ये फार्मूला आप याद ही रखिए तो बेहतर रहेगा, लेकिन हम इस फार्मूला को ड्राइव भी करेंगे। आप कोशिश ये कीजिए कि इसे आप याद रखिए, लेकिन अगर डेरिवेशन की जरूरत भी पड़े तो आप ड्राइव कर लीजिए। डेरिवेशन इसलिए भी करना चाहिए कि कोई भी फार्मूला अगर आपके सामने आता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से है। खास करके 12th क्लास में बोर्ड में अगर पूछ दे तो ड्राइव कर दीजिएगा। क्लियर है? वैसे डेरिवेशन इसमें तो नहीं पूछता कंपटीशन में, लेकिन आप इसे याद ड्राइव करिए। क्लियर है? सबसे पहले हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? देखिए पहले मैं ये बात करूं मोलारिटी इज इक्वल टू m। क्या मैं बात करूं? मैं ये बात करूं कि मोलारिटी इज इक्वल टू m है। मान लेते हैं इसका डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। डेरिवेशन, ये जो फार्मूला लिखा गया है उसका डेरिवेशन करिए। मोलारिटी इज इक्वल टू m मान लिया जाए। मोलारिटी इज इक्वल टू m, मोलारिटी इज इक्वल टू m, इसका क्या मतलब है? व्हाट इट मींस? m का क्या मतलब? m का मतलब ये है कि मोल, ठीक है ना, मोलारिटी अगर m है तो इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m, मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर या 1000 ml। इसका मतलब है अगर मोलारिटी इज इक्वल टू m मान लें, से मान लीजिए, इसका मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो है m, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 1 लीटर या 1000 ml, जो कह लीजिए, हम ml लेकर काम करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी का ही है ना, नंबर ऑफ मोल पर लीटर सॉल्यूशन। अगर मोलारिटी m है, इसका m मोल 1 लीटर में है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट m हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 लीटर या 1000 ml। डेंसिटी मुझे मानना पड़ेगा। क्लियर है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है D है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू D ग्राम पर ml है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D ग्राम पर ml है। तो आप मुझे बताइए कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा?
मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये आपको मालूम है कि वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से गुना कर दें, वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना कर दें तो मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू डी। 1000 क्यों? 1000 यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डी हमने डेंसिटी माना है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा ये बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए जरूरी है कि मास ऑफ सॉल्यूट का भी पता चले। मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोल, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल यानी m इनटू एम ए। क्या आपको मालूम है ना n बराबर क्या होता है? W बाई एम ए। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। मोल यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मोल m है, और मुझे क्या निकालना? वेट यानी मास। तो नंबर ऑफ मोल को अगर मोलर मास से गुना कर दें तो क्या मिल जाएगा भाई? मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट है। अब अगर हम कहें मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1000 डी माइनस एम इंटू एम ए। 1000 डी माइनस एम इंटू एम ए। ये 1000 डी माइनस एम इंटू एम ए यानी कि ये मास ऑफ द सॉल्यूशन है और ये मास ऑफ सॉल्यूट है। दोनों का डिफरेंस मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा। क्लियर है? अब आइए मोललिटी के फार्मूले की बात करें। मोललिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कितना है? m, ठीक है, अपॉन अपॉन क्या है भाई? ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आया? ग्राम में आया ना, क्योंकि ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो ये भी ग्राम में आया। तो मास मोललिटी, मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 1000 डी माइनस एम एम ए। ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, इनटू 1000, यही हो जाएगा ना, इनटू 1000 होगा या नहीं? अब एक काम करते हैं, इसे रीअरेंज करते हैं, इसे रीअरेंज करते हैं। अगर हम इसे रीअरेंज करें, बात समझ में आ रही है? इसे हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में हम क्या करते हैं? इस m को इस तरफ ले आते हैं, बाकी इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं। 1000 डी माइनस एम एम ए बाई 1000 इज इक्वल टू m बाई m कर लेते हैं। ये रीअरेंजमेंट हो गया। क्या हम ये मैथमेटिकली रीअरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चेक करिए, हमने क्या किया? स्मॉल m को इस तरफ ले आए, ये जो टर्म है इसे इस तरफ ले आए बराबर के, और 1000 को नीचे ले आए। तो इस तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं। थोड़ा मिटाना पड़ जाएगा, थोड़ा मिटाना ऊपर पड़ जाएगा ना। तो अब बात करिए, अब क्या है भाई? इसे जरा सॉल्व करिए। क्या इसे हम सॉल्व करते हुए, यहां देखिए, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या हम इसे, यहां देखिएगा, ये 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसे ऐसे चेक करिए, 1000 डी अपॉन 1000 माइनस एम एम ए बाई 1000 बराबर m बाई m। क्या लिख सकते हैं? हाँ या ना? जल्दी बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो वी कैन राइट नाउ d माइनस एम एम ए बाई 1000 बराबर m बाई m। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, d इक्वल टू, इसे उस तरफ ले जाइए, तो m बाई m प्लस एम एम ए बाई 1000। थोड़ा और वर्कआउट करिए, d इक्वल टू कॉमन m ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? एम ए बाई 1000 प्लस 1 बाई m। यही था हमारा रिलेशन। तो इस तरीके से हम d का, d और मोलरिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये रिलेशन भी हमारे काम का है। ये वाला भी फार्मूला जो बन रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए और इसे भी याद रखिए। तो इस तरीके से आपने देख लिया मोलरिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन। क्लियर है? अब इस पर एक क्वेश्चन बनाया जाए, इस पर अब एक क्वेश्चन बना लिया जाए। ठीक है, लिखिए,
चलिए इस पर क्वेश्चन अब अगले सीरीज में बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट सीरीज में इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ तक हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया। अभी और भी रिलेशंस पढ़ना है, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस पढ़ना है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चंस बनाना है, तब जाकर के सॉल्यूशन का एक पार्ट खत्म होगा, कंसंट्रेशन पार्ट, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। क्लियर है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में भी, और एग्जामिनेशन बिना जेईई मेंस एडवांस है इस तरह के कैलकुलेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, इस पर क्वेश्चन अगले क्लास में बताएंगे, अगले वीडियो सीरीज में बताएंगे। तब तक के लिए गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल बटन वगैरह सब दबा दीजिएगा। गुड डे।